नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग नए लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं और पढ़ते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वो फिजिक्स का पहला चैप्टर है और वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इसमें हम लोग आज सीखेंगे विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत बल रेखाओं के बारे में। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, मैं इसको समझा देता हूं एक बार कि किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां वह प्रतिकर्षण तथा आकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी आवेश, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया एक छोटा सा आवेश ले लिया, मान लीजिए मैंने क्यू लिया है, ठीक है। ये क्यू के पास मैं एक कोई भी बड़ा क्यू आवेश लाता हूं, अप्रोच कराता हूं, दूर से लाता हूं, ठीक है। तो अब लाते समय ये कुछ ना कुछ इस पे बल लगाएगा। अब वो बल किस रेंज में आने पर महसूस होने लगता है, यानी कि इन दोनों के बीच में बल कार्य करने लगता है, उस क्षेत्र को ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि इस आवेश के आसपास, जैसे मान लीजिए ये अभी बाहर है, तो यहाँ पे जो इस पे बल लग रहा होगा वो जीरो होगा। अच्छा, दोनों प्लस के हैं तो इसमें प्रतिकर्षण बल होगा। अब प्रतिकर्षण बल जो होगा, इसमें ये दोनों एक दूसरे को दूर धक्का देंगे, फेंकेंगे। अब ये बल जो है यहाँ पे जीरो हो जाएगा क्योंकि ये क्षेत्र के बाहर है, और जिसके क्षेत्र के बाहर होगा उस पे बल कोई भी नहीं लगेगा। अब जब ये क्यू इसके क्षेत्र के अंदर लाया जाएगा, यानी कि अब ये क्यू मान लीजिए यहाँ पे लाया गया, अब क्यू यहाँ हो गया, तो अब यहाँ पे इस पे बल बाहर की तरफ एक बल महसूस होगा जो जीरो नहीं होगा। यानी कि अब हमें कुछ ना कुछ बल महसूस होगा, और वो बल महसूस हो रहा है इसी कारण से वो जितने क्षेत्र में ये पर्टिकुलर चार्ज जितने क्षेत्र में बल महसूस कर सकता है उसी को ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। आप लोगों ने समझ लिया, इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके गांव में कुत्तों का एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा बेटर है क्योंकि आप लोगों ने उन्हें बहुत देखा होगा। अब जैसे एक मान लीजिए मैंने कुत्ता ले लिया, उसका अपना एक क्षेत्र होता है, एक इलाका होता है। अक्सर कुत्तों के इलाके पाए जाते हैं, और वो उसका जो इलाका है उस इलाके में अगर कोई दूसरा कुत्ता दिख जाए ना, तो भाई साहब कैसा घमासान मचता है वो आप भी जानते हैं। अब वैसा ही कुछ यहाँ पे होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण उसी घमासान के हिसाब से। अब वो आवेश जब कोई दूसरा उसके क्षेत्र में आएगा तभी वो आकर्षण या प्रतिकर्षण करेगा, अन्यथा वो आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं करेगा, महसूस ही नहीं होता। भाई वो अपने क्षेत्र में है, जैसे एक कुत्ते का इलाका यहाँ पे है और एक कुत्ते का इलाका दूर है, तो ये कुत्ता उसके इलाके में जाके थोड़ी ना कुछ कहेगा। जब वो कुत्ता इसके इलाके में आएगा तब ये उसको कुछ कहेगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश क्यू है, इसके पास में इसके क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए इतना कोई इसका क्षेत्र है, इसमें अगर कोई क्यू या प्लस या माइनस का कोई भी आ जाए, तब जब आएगा तब बल महसूस होगा। इस क्षेत्र के बाहर कोई भी आवेश कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उस पे कोई भी बल महसूस नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है, किसी भी आवेश का क्षेत्र कहां तक होता है। विद्युत क्षेत्र की तो बात हो गई, क्षेत्र होता क्या है, ठीक है, लेकिन किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र कहां तक होता है, तो जवाब ये है कि इसका क्षेत्र अनंत तक होता है। हम नहीं कह सकते कि किसी एक पर्टिकुलर बाउंड्री पे, किसी एक लिमिट के बाद जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो एक चार्ज के लिए, एक यूनिट चार्ज के लिए, मतलब एक सिंगल चार्ज के लिए जो उसका क्षेत्र होता है वो अनंत होता है। और अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की। इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ये दोनों मात्रक हैं, ठीक है।
तो अभी हम ये न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर आया कैसे वो भी सीखेंगे, लेकिन पहले आप तो जस्ट याद कर लीजिए कि न्यूटन पर कूलम इसका मात्रक होता है। आइए अब हम बात करते हैं इसके फार्मूलेस की। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी एक आवेश की वजह से उसका जो क्षेत्र है वो उसी आवेश की वजह से होगा, किसी दूसरे आवेश की वजह से नहीं होगा। तो ये जो इसका फार्मूला बनेगा वो E बराबर, E यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है और ये एक सदिश राशि है, इसमें दिशा होती है, तो E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई आर स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड अर्थात ये इसका मान होता है, ठीक है। और इसमें अगर हम वेक्टर के हिसाब से इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे हम क्यूब कर देंगे और यहाँ आर वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आर वेक्टर किस दिशा में है वो मैटर करता है, फिर उस दिशा को हम यहाँ दिशा सहित रखेंगे, ठीक है। और दिशा के हिसाब से ही जैसे हम सदिशों को जोड़ा करते थे, सदिशों को घटाया करते थे, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी काम करेंगे। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो है विद्युतशीलता और के परावैद्युतांक, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक, और ये निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है जिसका मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं और जानते हैं विद्युत बल रेखाओं के बारे में। विद्युत बल की रेखाओं के बारे में एक बात तो फिक्स है कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल से ही कहीं ना कहीं रिलेट करती है और ये एक प्रकार की रेखाएं होंगी, ठीक है। हाँ, उससे पहले एक चीज जो हमारी छूट गई थी वो ये थी कि इसका ये मात्रक आया कैसे, ठीक है। तो ये जो एक फार्मूला हमारे पास है, इस फार्मूले को हम रीराइट करेंगे, फिर से लिखेंगे और इसमें एक नया फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए E का जो मैंने मान लिखा वो लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई आर स्क्वायर। आर वेक्टर ना लिख के हमने आर को ले लिया है, हमने मान लिया कि एक ही दिशा में होंगे, इसीलिए मैंने आर से आर कैंसिल कर दिया और यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दिया है। यहाँ पे आर आप चाहें तो यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी हम दिशा की बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम Q से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हम यहाँ पे एक नया फार्मूला बना पाएंगे। इसको अगर मैंने Q नॉट बोल दिया थोड़ी देर के लिए, Q नॉट क्या होता है, Q नॉट होता है परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेश से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है तो आप देख पाएंगे कि ये जो एक नया ये जो फार्मूला है ये बल का फार्मूला है जो कूलम ने दिया था, ये बल का फार्मूला है, तो इसकी जगह पे हम बल लिख सकते हैं। तो E बराबर F बाई Q नॉट, ये एक फार्मूला हमारे पास निकल के आता है और यहां से हमें इस मात्रक के बारे में भी पता चलता है और ये फार्मूला भी हमें मिलता है। F का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश है इसका मात्रक होता है कूलम, तो यहां से हमें मिल जाता है न्यूटन पर कूलम। वोल्ट पर मीटर कैसे आता है इसकी चर्चा हम करेंगे विभवांतर वाले वीडियो में, ठीक है, तो उसे भी जरूर देखिएगा। आइए अब बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं की। वैद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिसमें हम वैद्युत बल लगने पर आवेश की दिशा को ट्रैक करते हैं। ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश Q रखा हुआ है, ठीक है, और इसका अपना कोई एक क्षेत्र होगा जिसको हमने विद्युत क्षेत्र बोला, ये इसका विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कोई Q नॉट लाए, ठीक है, Q नॉट परीक्षण आवेश होता है, प्लस का होता है, प्लस का हम लेके चलते हैं बाय डिफॉल्ट अपने आप, ठीक है। तो हमने ऐसा माना कि प्लस का Q नॉट होता है और इसकी एक खास बात और है कि इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ये खुद बल लगाता नहीं है, ये बस महसूस कर सकता है, ठीक है। तो ये परीक्षण आवेश है और ये जो है Q नॉट जब हम यहाँ पे लाते हैं तो हम देखते हैं कि इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में प्रतिकर्षण होगा यानी कि रिपल्शन होगा, ये एक दूसरे को फेंकेंगे, धक्का देंगे। कुत्तों वाला एग्जांपल आपको याद आएगा, ठीक है। तो एक दूसरे को धक्का देंगे तो ये जाएगा किधर, इसके रास्ते को हमें ट्रैक करना है। तो
तो ये इधर जाएगा, तो ये जो दिशा बनेगी यही विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। कहने का मतलब यह है वैद्युत बल के लगने पर जिस रेखा में Q0 ट्रेवल करता है, चलता है, उसी को हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि अलग अलग आवेशों में किस प्रकार की वैद्युत बल रेखाएं होती है। पहले हम देखेंगे कि यूनिट चार्ज अर्थात एक सिंगल चार्ज ले लिया हमने, एक आवेश ले लिया और उसमें कैसा विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती हैं वो हम जानते हैं। जिसे मैंने पहले ले लिया प्लस क्यू। अब प्लस क्यू की विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बनेंगी हमें चेक करना है, हमें बनाना सीखना है बेसिकली। तो सीखेंगे कैसे वो देख लो। हम मन में सोचेंगे कि यहाँ पे Q0 लाए तो क्या होगा। जाहिर सी बात है ये प्लस इसको धक्का दे देगा, ऐसा। इधर से लाए होंगे तो ऐसा, इधर से लाए होंगे तो ऐसा, इधर से लाए होंगे तो ऐसा। तो अब ये तो नहीं है कि ये लाइन फिक्स हो गई, तो ये यहां से निकल भी रही होंगी। कहने का मतलब ये है कि ये बस हमें ऐसे ट्रेस कर देना है, ये इसका रास्ता हो जाएगा और यही हमारी विद्युत बल रेखाएं हो जाएंगी। याद रखिएगा प्लस आवेश में विद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर की ओर होती हैं, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस लाइन होती है, यानी कि ये कभी इस तरीके से टूट नहीं सकती। टूट क्यों नहीं सकती उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए ये टूट जाए तो जो पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, जैसे मान लीजिए इतने में विद्युत बल रेखाएं नहीं है, तो ये जो पॉइंट हुआ इस पॉइंट पे विद्युत बल रेखाएं नहीं है, इसका मतलब विद्युत बल नहीं लगेगा। और कोई भी क्षेत्र मतलब क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसा इलाका नहीं होता है जहां पे विद्युत बल ना लगे, क्योंकि आप भी जानते हैं इस पूरे क्षेत्र में जब कोई आवेश आएगा तो कंटिन्यूअस इफेक्ट डालता है। कंटिन्यूअस इफेक्ट का मतलब लगातार इफेक्ट डालता जाता है, लगातार प्रभाव डालता जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो प्रभाव बल के रूप में आपको दिखता हुआ चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे बल होगा और हम सोच रहे हैं बल नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि ये कभी भी टूट नहीं सकती। हमने गलती की है, फिजिक्स ने नहीं, हमने गलती की, ठीक है। तो ये प्लस का हुआ। इसी तरीके से हम माइनस क्यू का देख लेते हैं। माइनस क्यू का, अब Q0 जब हम यहाँ पे लाएंगे तो Q0 ऐसा होगा, Q0 प्लस का है, ये माइनस का है, ये खींचेंगे एक दूसरे को तो ये इधर की तरफ चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ये इधर से भी ऐसे। तो अब आप पूरी बात समझ चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि प्लस आवेश में आप देख पा रहे होंगे कि बाहर की तरफ निकल रही है, वही माइनस में आप देख पाएंगे सारी बल रेखाएं अंदर की तरफ आ रही हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट इसलिए नहीं सकती क्योंकि ऐसा करने पर इसमें अगर आप बल निकालना चाहें, बल की दिशा निकालना चाहें, तो इसकी वजह से बल इधर की तरफ आएगा, इसकी वजह से बल इधर की तरफ आएगा। बल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट का मतलब होता है शीर्ष रेखा, स्पर्श रेखा। तो मान लीजिए कुछ ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो, आपको इस पॉइंट पे बल की दिशा चाहिए हो, तो आप बस कुछ ना करें, आप इस पे एक स्पर्श रेखा डाल दें और जो दिशा है वही दिशा बना दे, तो ये जो दिशा होगी ये बल की दिशा होगी। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। आगे देखिए, अब हम यहां बात कर रहे थे कि दूसरे को काट क्यों नहीं सकती, क्योंकि आप देखिए इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे बल की दो दिशाएं हो गई, और दो दिशाओं का मतलब हो गया कि वो जो पार्टिकल होगा, जो आपका अणु होगा, जो आपने आवेश रखा होगा, वो आवेश दो दिशाओं में चलेगा, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। वो चलेगा तो एक ही दिशा में ना भाई। तो यानी कि हमने जो डायग्राम बनाया था ये गलत है, तो एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती। कौन? विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्लस क्यू और माइनस क्यू एक साथ जब रखे होते हैं कुछ दूरी पर, मान लीजिए 2l डिस्टेंस पर रखे हुए, तो ये इस पूरे सेटअप को, इस सिस्टम को, इस संकाय को हम
विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्योंकि आपको खुद ही समझ में आ गया, वैद्युत आवेशों से कहने का मतलब ये है कि वैद्युत हम वहां शब्द इस्तेमाल करते हैं जहां आवेश होते हैं, यानी कि यहाँ पे आवेश होंगे। द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव बनेंगे, यहाँ पे दो पोल बनेंगे अलग अलग। तो यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये प्लस का है, ये माइनस का है, और दोनों आवेश बराबर हैं मान में और नेचर में अर्थात प्रकृति में अलग अलग हैं। तो इसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आइए अब हम सीखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में हम ये विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार बनाते हैं। वैद्युत बल रेखाओं में इनको इसमें जब वैद्युत बल रेखाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप क्यू नॉट लेकर आएंगे, ठीक है। तो क्यू नॉट जैसे ही आप लेकर आएंगे तो आप देखेंगे क्यू नॉट इसको तो धक्का देगा ऐसे, ठीक है, और वही ये माइनस वाला इसको खींच लेगा ऐसे। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। चूंकि ये कंटिन्यूअस होगी तो इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। तो ये एक लाइन ये हो गई, इसी तरीके से और भी ऐसे लाइन होंगी, ठीक है, और ऐसे यहां भी आप बना सकते हैं, और यहां पे अंदर की तरफ और यहां पे बाहर की तरफ। अब हम बात करते हैं नल पॉइंट क्या होता है, शून्य बिंदु, नल पॉइंट। नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे विद्युत बल जीरो लगता है। अब आप कहेंगे ये क्या बता रहे हैं सर, अभी तो आपने बताया था कि नल पॉइंट होता ही नहीं है, मतलब विद्युत क्षेत्र शून्य होगा ही नहीं, बल तो शून्य होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है जब हम दो या दो से अधिक आवेश आते हैं तो उनके जो विद्युत क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाते हैं। तो किसी एक ऐसा कोई पॉइंट होता है जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र जीरो मिलता है, वहां पे अगर हम कोई आवेश लाकर रख भी दें तब भी वो जीरो ही देगा, हमें कोई भी बल वहां पे नहीं मिलेगा। इसीलिए उस पॉइंट को हम नल पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू पे। इस डाइपोल में, इस द्विध्रुव में हम अगर वो ढूंढना चाहें नल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, तो आप देख सकते हैं नल पॉइंट या तो इधर मिलेगा कहीं पे या तो इधर मिलेगा, ठीक है। और ये नल पॉइंट द्विध्रुव में अनंत पे मिलता है। जब प्लस और माइनस क्यू में मान बराबर ना हो तो वो द्विध्रुव नहीं कहलाएगा, और मान बराबर ना हो तो नल पॉइंट आपको अनंत पे ना मिलके कहीं पास में ही मिलेगा एक निश्चित दूरी पर, ठीक है। तो हम ऐसे सवाल भी देखेंगे जहां पे हमें नल पॉइंट कैलकुलेट कराया जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि हमारे प्लस क्यू और प्लस क्यू की वजह से दोनों अब आवेश सेम हो गए तो कैसा दिखेगा, कैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएंगी। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने प्लस क्यू रख दिया, मान लीजिए क्यू नॉट रखा है, बल्कि टेस्ट चार्ज रखा है, परीक्षण आवेश। तो ये इसको धक्का देगा ऐसे, ये इधर की तरफ जाना चाहेगा और ये भी इसको इधर की तरफ ही भेजना चाहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता प्लस क्यू, परीक्षण आवेश क्यू नॉट, तो ये ऐसे भेजता, ये भी ऐसे भेजता। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसमें नल पॉइंट की बात करूं तो नल पॉइंट आपको यहां पे कहीं देखने को मिलेगा, यहां पे नल पॉइंट देखने को मिलेगा। क्योंकि कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा यहां बीच में कितनी भी सक्रिय हो जाए, काट तो सकती नहीं है, कितनी भी सक्रिय हो जाए काट नहीं सकती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट P होगा ये एक नल पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पे आप विद्युत क्षेत्र जीरो बोल सकते हैं, ठीक है। हमसे बाद में ये दूरी भी कैलकुलेट कराई जाती है, ठीक है। कहाँ पे नल पॉइंट जीरो, मतलब नल पॉइंट मिलेगा जहां पे विद्युत क्षेत्र जीरो होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो उसके भी कैलकुलेशन करेंगे। आइए अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या विशेषताएं हैं वैद्युत बल रेखाओं की, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे वो हमने विशेषताओं के रूप में लिख दिए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती, जो हमने डिस्कस कर लिया। वैद्युत बल रेखाएं निष्कोण वक्र बनाती। निष्कोण वक्र का मतलब क्या हुआ, ये स्मूथ होती हैं,
स्मूथ का मतलब हुआ ये कभी भी टूट नहीं सकती, ये कभी भी टूट नहीं सकती। निष्कोण वक्र का मतलब ये हो गया, ठीक है। और प्लस पॉजिटिव से निकलती है और माइनस में जाती है, ये बात आप लोगों ने देख ली। इस पर पड़ी स्पर्शरेखा बल की दिशा बताती है। बल की दिशा को पता करने के लिए हम इस पे स्पर्शरेखा डालते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जिससे जो है हमें बल की दिशा मिल जाती है, ठीक है। आइए चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और सीखते हैं इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन जो जेईई मेंस 2024 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र हमें शून्य दिखाना। उसने कहा है कि विद्युत क्षेत्र शून्य है इस P बिंदु पे और हमें Q2/Q3 का रेशियो चाहिए, अनुपात चाहिए, और ये रेशियो इसके बराबर है, उसमें हमें x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो इंटीजर टाइप का ये क्वेश्चन रहा है जेईई मेंस 2024 में, और इसके सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स मैंने बना के रखे। मैं इसको समझा देता हूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको मैंने θ1 माना है। ये पूरा डायग्राम है, इसमें θ1 मैंने इसको माना है, तो इस हिसाब से ये θ1 हो जाएगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ, और यहां इसे θ2 मान लिया गया है। ये एक सीधी रेखा, इससे ही समांतर मैंने एक सीधी रेखा खींची है और उस पॉइंट पे मैंने इनको रिजॉल्व करने की कोशिश की है, इनको निकालने की कोशिश की है ताकि हम इनको जोड़ या घटा सके। अब दो वेक्टर जब बिल्कुल अपोजिट होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो हम उन्हें घटा सकते हैं, और जब एक ही दिशा में होते हैं तो हम उन्हें जोड़ सकते हैं। वैसा ही काम कुछ हमने यहाँ पे किया है। E ऑफ प्लस क्यू इसकी वजह से था, हमने इसको घुमाया तो E ऑफ प्लस क्यू कॉस θ1 मिला। फिर E ऑफ माइनस क्यू जब हम इसको इधर लेके गए तो यहाँ पे E ऑफ माइनस क्यू कॉस θ2 मिला, और इन दोनों को हमने जोड़ के ये एक ई नेट बना लिया। एक ई नेट बनाइए। एक ई नेट क्यों बना? क्योंकि हमने अभी एक ही कॉस का कंपोनेंट लेकर जोड़ा है, अभी साइन के भी तो कंपोनेंट है ना भाई, ऊपर नीचे। अब जब हम इसको ऐसे रिजॉल्व करेंगे तो E ऑफ प्लस क्यू साइन थीटा यहाँ पे आएगा। अगर आप ऐसे रिजॉल्व नहीं कर पाते तो आप ऐसे समझ लीजिए कि थीटा की तरफ जब चलते हैं तो कॉस थीटा आता है, और थीटा से अवे मतलब दूर चलते हैं तो वहां पे साइन थीटा आता है। तो E ऑफ प्लस क्यू θ1 था तो इधर घुमाया, साइन थीटा E प्लस क्यू कॉस θ1 आया। जब इसको दूसरी तरफ घुमाएंगे तो E ऑफ प्लस क्यू साइन θ1 आया। फिर हमने इसको रिजॉल्व किया तो ये ऊपर जा नहीं सकता, इसको नीचे ही लाना पड़ेगा, और जैसे ही हम इसको नीचे लाते हैं, इसके ठीक एकदम नीचे चले आते हैं, तो E ऑफ माइनस क्यू साइन θ2 बनता है। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते हैं हमें, तो दोनों को हमें ई नेट दोनों को हमें जीरो रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस पे विद्युत क्षेत्र ना तो ऊपर की तरफ है, ना तो नीचे की तरफ है, ना तो इधर की तरफ है, और हमारे पास रिजल्टेंट यही दो बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं इनको पहले अलग बना लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। ऊपर की तरफ आया था E ऑफ प्लस क्यू साइन θ1, और नीचे की तरफ हमें मिला था E ऑफ प्लस क्यू E ऑफ माइनस क्यू साइन θ2, और इधर की तरफ हमारे पास थे E ऑफ प्लस क्यू कॉस θ1 प्लस E ऑफ प्लस क्यू E ऑफ माइनस क्यू कॉस θ2। ठीक है, तो इतना हमने बना लिया है। आइए अब इनको सॉल्व करते हैं और आगे जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इस नेट को जीरो के बराबर रखेंगे, क्योंकि हमारे पास विद्युत क्षेत्र शून्य है, तो हमने इसको जीरो रखा, फिर इन दोनों को घटा के जीरो कर देंगे। कहने का मतलब हमारे पास बस इतना है कि E ऑफ प्लस क्यू साइन θ1 माइनस E ऑफ माइनस क्यू साइन θ2 का मॉड, क्योंकि हमें नहीं पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसीलिए हमने इसका मॉड ले लिया है, और ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो E ऑफ प्लस क्यू साइन θ1 इज इक्वल टू E ऑफ माइनस क्यू साइन θ2।
आइए फटाफट इनकी वैल्यूज निकालते हैं और पुट करके आंसर निकालते हैं। अब ई ऑफ प्लस क्यू कैसे निकालेंगे? 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस आर लेनी है, अब की बार ये डिस्टेंस नहीं लेनी है, हम ये डिस्टेंस लेंगे पी से क्यू तक की दूरी। और ये डिस्टेंस हमारी कैसे निकलेगी? पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। 4 चक्कू 16, 2 दूनी 4, 16 4 20, 16 4 20 के हिसाब से हमारे पास 2√5 बनता है। 2√5 ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई है। आप देख भी सकते हैं कि जैसे आप स्क्वायरिंग करके जोड़ेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। आप जब ये फार्मूला रखेंगे आपको 2√5 मिलेगा। इस 2√5 को हम यहाँ पे अपने फार्मूले में इस्तेमाल करते हैं। देखिए 1/4πε0 Q2 था बटे Q2 बटे आर स्क्वायर, आर थी हमारे पास 2√5 और इसका हमें करना है स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर करना है और साइन θ1 रहेगा यहाँ पे, साइन θ1। साइन अभी हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा साइन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए साइन θ1 के हिसाब से हमारे पास जो साइन θ1 आएगा वो रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या लंब बटे कर्ण 4/2√5। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 4/2√5 ये बनेगी। बराबर कर देंगे e ऑफ माइनस क्यू साइन थीटा के, ये भी निकाल लेते हैं। चलिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 16 25 5 आएगा ये। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर ये भी आ गया और ये 2√5 सेंटीमीटर आ गया है। ये दूरी हमें मिल चुकी है। हम इसको वहां फार्मूले में पटकेंगे और कैसे 1/4πε0। यहाँ पे हमारे पास माइनस का Q3 था, माइनस का साइन हम यहाँ पे इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने उसकी दिशा को कंसीडर कर लिया है। हमने देख लिया है कि माइनस क्यू है तो उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ आएगा और फाइनली यहाँ जुड़ रहे हैं, इसीलिए हमें केवल इनका मान लेना पड़ेगा। दिशा माइनस जो है हमें दिशा बताता है, इसीलिए हम माइनस केवल दिशा के लिए, दिशा ज्ञान के लिए प्रयोग करते हैं, जो हमने कर लिया है। अब हमें माइनस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब हम Q3 रखेंगे बटे आर स्क्वायर रखेंगे और जो है 5 का स्क्वायर 25 वो हम यहाँ पे रख देंगे। अब बात आती है साइन θ2 की, और साइन θ2 हम वैसे ही निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण 4/5 ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हम सीधे आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। देखिए 1/4πε0 से 1/4πε0 कर गया। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 20, तो Q2 बटे 20 इंटू 2√5 इंटू 4 इज इक्वल टू Q3 बटे 25 गुणे 5 गुणे 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास निकल के आया। अब हम इसको और इसको काट सकते हैं और हमारे पास ये √5 से √5। ठीक है, और क्या बचता है वो हम यहाँ पे देखते हैं, इधर लिख लेते हैं। Q2 बटे Q3 क्या किया है, सिंपल सा काम किया है। पहले √5 को, यहाँ 5 था, 5 को √5 और √5 में तोड़ लिया और एक √5 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बचा है वो बचा, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए। ठीक है, तो यहां पे बचता है हमारे पास 2 × 20 40 बटे 40 बटे 25 √5 इतना हमारे पास बचता है। अब हम इसको 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये हम Q2/Q3 की वैल्यू निकाल रहे हैं
और ये हमारे पास हम 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 40 और 55 25 √5। इस प्रकार से अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं वहां से, जो हमारे पास का आंसर ये है, उनके हिसाब से आंसर ये है, और आप मैच कर पाएंगे कि 8 की जगह पे 8 है, 5 की जगह पे 5 है, तो x की जगह पे भी 5 होना चाहिए कि √5 है यहाँ पे √x है, तो यहां से हमें पता चल गया कि x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जेईई 2023 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कहता क्या है कि एक बिंदु आवेश q1 4 q0 जिसका मान है और वो मूल बिंदु पर रखा है। मूल बिंदु मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। x एक्सिस x अक्ष की बात हो रही है यहाँ पे, तो मूल बिंदु मतलब x की वैल्यू 0 होगी। वहां पे मैंने 4 q0 को रख दिया। उसने कहा पर स्थित है दूसरा बिंदु आवेश q2 जिसका मान q0 है, वो x अक्ष x बराबर 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर दूर q0 स्थित है। और उसके बाद इस प्रोटॉन को इस संकाय में इस प्रकार रखा जाता है कि प्रोटॉन पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल 0 है। यानी कि ये कोई पी पॉइंट मैंने रख लिया है, जहां इस पी पॉइंट पे प्रोटॉन हमने लाके रखा जिसपे वैद्युत बल 0 होगा। वैद्युत बल 0 होने का मतलब ही यही है कि हमारे पास वैद्युत क्षेत्र 0 हो। वैद्युत क्षेत्र हमें 0 करना होगा और उससे हम जो है आंसर लेकर आएंगे। और आंसर पूछ क्या रहा है इसमें, इस अवस्था में मूल बिंदु से प्रोटॉन की स्थिति क्या है। तो यहाँ मूल बिंदु से हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई दूरी r है। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई दूरी r है और इस r दूरी पर जो पॉइंट हमने प्रोटॉन रखा उस पे वैद्युत बल 0 है। वैद्युत बल 0 होने का मतलब सिंपल है कि ये दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को काट रहे होंगे, कैंसिल कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो E ऑफ 4q, इसकी वजह से दो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बराबर हो जाएगा E ऑफ q0। मतलब इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र कुछ होगा इधर की तरफ, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, विपरीत दिशा में है, काट देंगे तभी 0 आएगा। अच्छा, अब ये दूरी हमने r मान ली, तो बची हुई दूरी क्या बन जाएगी, बची हुई दूरी 12 - r हो जाएगी, ठीक है। अब हम फार्मूला रख के आगे बढ़ जाते हैं। विद्युत क्षेत्र का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 4q0 होगा, 4q की वजह से निकालेंगे और दूरी r है तो बटे r²। इसके बाद q0 की वजह से निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q0 बाई, फिर यहाँ पे जो हम दूरी रखेंगे वो रखेंगे 12 - r का स्क्वायर। इतना हो गया। अब हम जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं और फाइनल रिजल्ट लेकर आते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, q0 से q0 कैंसिल। अब जो बचा हुआ है उसको रीअरेंज करेंगे तो 4 = यहाँ 4 बचा, इसको इधर भेजा तो r² बटे 12 - r का स्क्वायर। इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो इस पूरे पे हमने स्क्वायर चढ़ा दिया ऐसे। इस स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो ये √4 हो जाएगा और √4 की वैल्यू हो जाती +-2। हम प्लस की वैल्यू लेंगे क्योंकि r का जो भी मान आएगा, जो भी डिस्टेंस आएगी, वो डिस्टेंस से दूरी है तो वो माइनस में नहीं हो सकती। माइनस में होने का मतलब क्या, x की वैल्यू माइनस मतलब वो इधर चला जाएगा और पॉइंट इधर नहीं है, पॉइंट इधर है, ठीक है, इसके बीच में है। तो हम यहाँ पे प्लस की वैल्यू लेंगे तो 2 = r/12 - r। अब इसको इधर भेजा तो 24 - 2r = r। यहां से हम r की वैल्यू निकालेंगे 24/3 = r। ये इधर गया तो 2 और 1 3 बटे में आ गया तो 24/3। तो r की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 8। r की वैल्यू यहां से 8 निकल के आ गई है। तो यहां से ये जो दूरी होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी और ये जो दूरी होगी ये 4 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हो गया 8 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ये वीडियो आगे बढ़ा दीजिएगा। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।